चाहूंगी, देखिए सुविधा तो बहुत शानदार अब मिलेगी और जैसा कि अभी अंकुर भी बता रहे हैं कि अब समय कम हो जाएगा, पेट्रोल बचेगा, मैन पावर बचेगी, लेकिन 375 रुपए बहुत बड़ी जिसे कहा जाए रकम है। अगर आप 2 बार उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और 375 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी रकम है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये रकम कुछ कम हो सकती है, क्या चांसेस हैं अभी के हिसाब से अगर बात करें? जी देखिए, जो प्रपोज रकम थी यानी कि एक साइड का करीब 350 रुपये था, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट था टोल नाके को लेकर, जिसके बाद एक कैबिनेट बैठक हुई और उसमें 350 से 250 रुपये की गई और आप अगर रिटर्न लेते हैं तो 375 रुपये देना होगा। एक साइड अगर आप जाते हैं सिर्फ तो 250 रुपये। ज़रूर रकम बड़ी है, लेकिन अगर हम इसको बड़े परिदृश्य में देखें तो अगर आप नवी मुंबई से आज के समय में, हालांकि अब तो उद्घाटन हो चुका है, लेकिन अगर आधे घंटे पहले अगर आप नवी मुंबई से मुंबई की तरफ आते तो यहाँ तक आने में कम से कम 2 घंटे का वक्त लगता है। जहाँ पर ये ब्रिज एंड होता है वहाँ से 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगता। और ख़ासतौर पे पीक आवर में अगर आप आते, जब लोग अपने नौकरी के लिए मुंबई की तरफ आते हैं, अपनी बिजनेस के लिए मुंबई की तरफ आते हैं, तो ऐसे में वो वक्त और बढ़ जाता है। ट्रैफिक एक सबसे बड़ी समस्या है मुंबई में। तो इसमें जैसा अंकुर ने भी कहा कि इसमें ईंधन की बचत काफ़ी होगी। अगर जो एक आंकड़ा निकाला गया है कि एक गाड़ी से करीब 300 रुपए की डीजल या पेट्रोल की बचत होगी इस ब्रिज के बनने से। यानी अगर वो इस तरफ से नावा सेवा से सीधा यहाँ पर आना चाहे तो उसके 250 से 300 रुपए डीजल या पेट्रोल की बचत होगी। तो आप समझिए कि वो 250 रुपए उसने टोल नाके के लिए डाल दिया। साथ ही आप ये भी देखिए कि करीब 2 से 2.5 घंटे का जो वक्त लग रहा था, अब वो वक्त अश्विनी मुझे आप ये बताइए कि क्या इस सेतु पर, अश्विनी मुझे ये बताइए कि क्या इस सेतु पर जो नॉर्मल बसें होती हैं, जिसमें अमूमन जिसे कहा जाए लोग एक जगह से दूसरी जगह अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, क्या वो बसें इस पर चलेंगी? और अगर वो बसें चलेंगी तो जाहिर सी बात है कि जब वो 2 बार 3 बार 4 बार टोल देंगी तो उसका किराया क्या, इस सब के ऊपर कुछ जानकारी है आपके पास, या ये सिर्फ कारों के लिए? जी देखिए, बसों को चलाए जाने का एक प्लानिंग है और उसका टिकट क्या होगा ये भी निर्धारित किया जाएगा। चूंकि जो सरकारी बसें हैं उनका टोल चूंकि नहीं लगेगा, लेकिन वो खासतौर पे जो बेस्ट की बसें हैं उन्हें सीधे पेमेंट करना होता है। वो एक अलग कानूनी पेचीदगी है, लेकिन उसका टिकट जरूर बढ़ेगा। और उम्मीद है कि कुछ समय बाद बसों को लेकर भी अनाउंसमेंट होने की संभावना है कि यहाँ से जो नवी मुंबई जाने वाले हैं या नवी मुंबई से जो मुंबई में आने वाले हैं उनके लिए बस सेवा भी उम्मीद है शुरू होगी। ठीक है अंकुर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। चाहे हमने सी लिंक देखा हो, चाहे हमने इस तरीके के तमाम मुंबई एक्सप्रेसवे देखा हो, इस तरीके के हाईवेज पर, इस तरीके के एक्सप्रेसवेज पर, इस तरीके के जो जिसे कहा जाए कि 6 लेन के जो बड़ी सड़कें होती है, चौड़ी सड़कें होती है, उस पर रफ्तार एक बहुत बड़ी चिंता होती है और एक्सीडेंट आपको पता है कि फेटल हो जाते हैं। तो उसको देखते हुए किस तरीके की एहतियात बरती गई है कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स को इस तेज रफ्तार से चलने वाले पुल पर अवॉइड किया जा सके, बचाया जा सके, सुरक्षित रखा जा सके कम्यूटर्स को? देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं 22 किलोमीटर का लंबा पुल है और अधिकतर जो हिस्सा है इसका समुद्री हिस्सा है, यानी एलिवेटेड वे पे समुद्र पे बनाया गया है। उसके एक अपने स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं। हमने यही स्टैंडर्ड गाइडलाइंस वर्ली सीलिंग पे भी देखे हैं। वहां पर अलग जो अगर आप एक छोर से शुरू होकर दूसरे छोर तक जा रहे हैं, अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग तरह की स्पीड लिमिट वहां पे बनाई जाती है। कहीं पर जो लिमिट है 30 है, कहीं पर जाके 50 हो जाती है, मैक्सिमम स्पीड 80 और 100 के आसपास भी जाती है, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन यह पुल के हर हिस्से के हिसाब से उसको मेंटेन किया गया है ताकि ऐसा ना हो कि ओवर स्पीडिंग की वजह से या किसी की रैश ड्राइविंग की वजह से आगे जाके भविष्य में कोई हादसा घटित हो जाए। इस बात का ध्यान रखा गया है। इसीलिए हाई रेजोल्यूशन कैमरा और जो प्रॉपर स्टैंडर्ड गाइडलाइंस जो अभी ऑलरेडी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में और खुद मुंबई में, क्योंकि मुंबई में जितने ये जो सीलिंग, मैं वर्ली सीलिंग की बात कर रहा हूं या फिर ये जो अटल सेतु की बात कर रहा हूं, ये समुद्र के ऊपर बने हैं और समुद्र पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार बहुत अलग होती है। और खासतौर पर मानसून के सीजन में जब सी बहुत ज्यादा रफ होता है तो उस बात को ध्यान में रखा गया है कि जो स्पीड लिमिट को लेकर एक स्पेसिफिक गाइडलाइन बनाई जाए हिस्से के हिसाब से और उसके हिसाब से ही लोगों को यहां पर आगे जाकर अलाउ किया जाएगा। ऑटोमेटिकली उनके जेब से पैसा काट लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं अश्विन आपका रुख करना चाहूंगी। अब प्रधानमंत्री इस समय यहीं पर मौजूद है, अटल सेतु का उद्घाटन उनके द्वारा हो चुका है। इस समय फिलहाल वो प्रदर्शनी में मौजूद है। एकनाथ शिंदे उनके साथ मौजूद है, दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उनके साथ मौजूद है। अब प्रधानमंत्री का आगे क्या कार्यक्रम है?
यहाँ पर कई ऐसी परियोजनाएं हैं जो नवी मुंबई इलाके में है, उसका उद्घाटन किया जाना है, कुछ परियोजनाओं को लेकर भूमि पूजन होना है, वो सब कुछ यहाँ से प्रधानमंत्री करेंगे और इसके बाद यहाँ से वो सीधे मुंबई एयरपोर्ट और फिर मुंबई से वो यहाँ से जो है रवाना हो जाएंगे। यानी कि ये जो आखिरी कार्यक्रम है, आज सुबह से प्रधानमंत्री पहले नासिक में रहे, वहाँ कालाराम का उन्होंने दर्शन किया। जिस तरह से वहीं पर उन्होंने अनुष्ठान को लेकर भी ऐलान किया कि वो 11 दिनों तक अनुष्ठान रखेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर के अयोध्या में। तो ये एक जो है देखा जाए तो आज बड़ा एक ऐलान है प्रधानमंत्री की तरफ से, और ख़ासतौर पर वो तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो सारी चीज़ें वो नासिक से करते हैं, जहाँ पर जब भगवान राम जो है वनगमन में थे उस वक्त वो है नासिक के पंचवटी में काफ़ी लंबा वक्त उन्होंने बिताया था। माता सीता का वहाँ एक गुफा है जहाँ वो रहा करती थी, तो वो बहुत ही धार्मिक स्थल है। और इस बात का जिक्र आज उन्होंने अपने ऑडियो जो उन्होंने जारी किया है उसमें भी किया हुआ है कि किस तरह से नासिक और का पंचवटी और नासिक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद वो मुंबई आते हैं, यहाँ पर उन्होंने अटल सेतु को देश के जो है हवाले कर दिया। एक तरह से देखा जाए तो ये देश का सबसे बड़ा समुद्री सेतु है। यहाँ पर आपको एक बात याद दिलाना चाहेंगे कि 2009 में पहला सीलिंग बना भारत का बांद्रा वर्ली सीलिंग, जिसकी कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर रही, 2009 में बनकर तैयार हुआ। जबकि 1999 में बाला साहब ठाकरे उस वक्त थे, उन्होंने जो है वहाँ पे भूमि पूजन किया था। उस वक्त भाजपा और शिवसेना की सरकार हुआ करती थी, लेकिन इसे बनने में 10 साल लग गए। चूंकि 1999 में भाजपा कांग्रेस की सरकार भाजपा और शिवसेना की सरकार चली गई, कांग्रेस की सरकार आई और 10 साल का वक्त लगा। लेकिन ये जो समुद्री सेतु है, यहाँ पे एक बात दिलचस्प है जो प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं, संकल्प से सिद्धि तक। तो संकल्प भी किया, सिद्धि भी हुई। 2017 के आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही इस अटल सेतु का जो है भूमि पूजन किया गया था। और संयोग देखिए कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही इस समुद्री सेतु का उद्घाटन भी हो रहा है। उस वक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, हालांकि बीच में उनकी सरकार चली गई। यहाँ पर आप बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि समय पे किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करना, समय से पहले पूरा करना, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। लेकिन जब वर्ली सी लिंक बना था अश्विनी, उस समय वो पहला प्रोजेक्ट था और उसमें बहुत अड़चनें थी। जब आप एक छोटा प्रोजेक्ट इस तरीके का पूरा कर लेते हैं तो वो अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है, और फिर उस अनुभव के साथ जब आप बड़े प्रोजेक्ट में जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें तेजी भी आती है, कॉस्ट भी कम आती है और आपको सफलता भी जल्दी मिलती है। अश्विनी जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है इस चीज़ से सहमत हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी गौर करना होगा कि 4.5 किलोमीटर की लंबाई थी बांद्रा से वर्ली की जो पहला समुद्र सेतु बना, और ये दूसरा समुद्र सेतु जो है 22 किलोमीटर का है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समंदर के ऊपर है। यानी कि पिछले समुद्र सेतु से करीब 4 गुना ज़्यादा। तो जाहिर है कि टेक्नोलॉजी भी बढ़ी है, और जिस तरह का आप कह रही है कि समय के साथ बहुत कुछ आधुनिकताएं जो है आधुनिकता हुई है, तो उसका एक फ़ायदा मिला है। और यही वजह है कि करीब 100 से ज़्यादा विशेषज्ञ जो अलग अलग देशों से ताल्लुक़ रखते थे उनका इस्तेमाल किया गया, और 1500 के आसपास 15,000 के आसपास जो कर्मचारी थे यहाँ पर हमेशा काम कर रहे थे, अलग अलग चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। सुरक्षा का बहुत ज़्यादा यहाँ ध्यान रखा गया है। करीब 400 के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 190 सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो ब्रिज पर अगर कोई भी ऐसी जो है मूवमेंट होगी जो आमतौर पे नहीं होनी चाहिए, या कोई गाड़ी खड़ी करके वहाँ पर रुका हुआ है, कोई रॉन्ग वे में जा रहा है, तो वो सीसीटीवी तत्काल उसका जो सेंसर है वो कंट्रोल रूम में इसकी जानकारी देगा, और फिर कंट्रोल रूम तत्काल जो है उस पर एक्शन लेगा। इसके अलावा 130 ऐसे हाई क्वालिटी कैमरे भी लगाए गए हैं जो लगातार ब्रिज के ऊपर और ब्रिज के नीचे करीब 36 कैमरे लगाए गए हैं जो नीचे की तरफ यानी मरीन जो लाइफ है उस पर निगरानी रखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना आए, और जो बड़ी जहाजें इस ब्रिज के नीचे से जाएंगी उन्हें कोई गड़बड़ी ना हो उस पर ध्यान रखने के लिए ब्रिज के नीचे भी कैमरे लगाए गए हैं। ठीक है, अब अंकुर त्यागी आपका रुख करूंगी। देखिए, 2 बड़ी उपलब्धियां अगर मुंबई के नजरिए से देखी जाए तो वो चाहे वर्ली सी लिंक हो और चाहे अभी अटल सेतु हो, ऐसे और कौन से इलाके जहां पर इस तरीके के सी लिंक्स की, सी ब्रिजेस की जरूरत है जिससे मुंबई की जिंदगी और आसान हो जाए? क्या उन प्रोजेक्ट्स पर भी अब सरकार आगे बढ़ गई, और अगर है तो आप हमारे दर्शकों को बताएं जरा।
देखिए, सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट इस वक्त जो आप कह रही हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात पूछ रही हैं आप मुझसे, मुंबई के लिहाज से और उसके वॉल्यूम जितने लोगों के लिहाज से, तो नरीमन पॉइंट से लेकर कांदीवली तक जाने वाला जो कोस्टल रोड बन रहा है वो सबसे अहम प्रोजेक्ट है। उसको बीएमसी बना रही है और जो 8 लेन हाईवे है और समुद्र के नीचे से अंदर से होता हुआ वो जा रहा है। नरीमन पॉइंट को ये समझ लीजिए आप, जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो जोड़ता है सबर्ब्स को टाउन से, या टाउन यानी दादर के इलाके से लेकर आगे तक का इलाका, ये उससे भी लंबा स्ट्रेच है और ये उसके इक्वल पे जाएगा। यानी 8 लेन हाईवे उठकर पूरा का पूरा समुद्र में आ जाएगा। कोस्टल रोड की हम बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये टोल फ्री रहेगा। जैसा अभी तक का प्रोजेक्शन किया गया है सरकारी महकमे के जरिए, वो इसको टोल फ्री बनाने वाले हैं। वही टोल फ्री जैसे कि हमने फ्रीवे देखा है, जो चर्चगेट का इलाका है, जो खासतौर पे सीएसटी का इलाका है, उसको चैंबूर से जोड़ने वाली जो रोड है, जो फ्री, जिसपे कोई टोल नहीं लिया जाता है, उससे भी दूरी काफी हद तक कम हो गई थी। तो ये जो सबसे बड़ा कोस्टल रोड है, जिसकी बारे में हम बात कर रहे हैं, वेस्टर्न एरिया का, जो कि चूंकि मुंबई गोलाकार नहीं है, लंबाई में फैली हुई है, तो उसका जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है लोगों का रहने के लिए, वो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे के आसपास के इलाकों में, कई नाम सुने होंगे आपने, बैंड्रा, अंधेरी, गोरेगांव, बोरीवली, ये जितने तमाम नाम है वो इसी इलाके में रहते हैं। तो वहां पे वॉल्यूम बहुत है लोगों का, तो उसको जोड़ने के लिए कोस्टल रोड बनाया जा रहा है। उसका काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। वर्ली सी लिंक तक का अभी तक का पहला जो स्टेज है उसको पूरा कर लिया गया और जल्दी उसको कर लिया जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मेट्रो का, मैं दिल्ली के लिहाज से बात करूं, दिल्ली में पहली बार मेट्रो साल 2002 में आई थी और मुंबई में पहली बार मेट्रो साल 2014 में आती है, और वो भी एक सिंगल लेन लाइन की, जो घाटकोपर को वर्सोवा से जोड़ती थी। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया था, लेकिन उसके बाद जब से देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, पिछले कार्यकाल से भी मैं कहूं, मेट्रो को लेकर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और न केवल वेस्टर्न लाइन पर, बल्कि सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, तीनों लाइन पर यहां पे वो किया जा रहा है। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ये 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनसे बिल्कुल, और बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर आपको विकासशील देश से विकसित देश की गिनती में आना है, तो इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो वक्त की जरूरत है। और अब भारत उस गोल को अचीव करने के बहुत नजदीक है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर त्यागी, आपका भी, और अश्विनी आपका भी, इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए राजपथ।